हेलो बेटा, वो लास्ट वीडियो बीच में कट हो गया था, पता नहीं क्या कुछ हो गया था, पर चलो कोई नहीं, हम दोबारा शुरुआत करते हैं। तो हमने बातें शुरू की थी बेटा कि यहाँ पे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। हमने आपको बता दिया इसमें कि तीन हमने साइंटिस्ट की बातें की। यहाँ पे हमने बातें की बेटा जी आपके साथ में अरिस्टोटल की, हमने बातें की बेटा जी थियोप्रैक्टस की, हमने बातें की बेटा लाइनस की। तो पॉइंट आता है, हमने इन तीनों को, जिन तीनों साइंटिस्टों ने क्लासिफिकेशन दिया था, इन तीनों को मिला के एक ग्रुप बना दे। उस ग्रुप का नाम क्या था बेटा जी यहाँ पे? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी कि एक वर्ड समझिएगा, ये क्लासिफिकेशन का भी क्लासिफिकेशन है। पॉइंट समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ? ये क्लासिफिकेशन का भी क्लासिफिकेशन, मतलब जो एक्चुअली तीन साइंटिस्टों ने अलग अलग क्लासिफिकेशन किया था, मैंने उन तीनों क्लासिफिकेशन को उठा के एक और नए क्लासिफिकेशन में रख दिया। उसका नाम मैंने क्या रख दिया बेटा जी यहाँ पे? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये देने वाला कौन था यहाँ पे? एपीडी कैंडोलर। इसी सिस्टम से बिलोंग करती हो तीनों क्लासिफिकेशन। अब पॉइंट क्या, उस पॉइंट को समझ के देखो, ये एक्चुअली उसने ऐसा क्यों कहा। उसने कही जो तीनों क्लासिफिकेशन है ना, ये तीनों लोग क्लासिफाई कर रहे हैं प्लांट और एनिमल को ऑन द बेसिस ऑफ द वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मतलब जो चीज दिखाई दे रही है बाहर से उसके बिहार पे चीजें क्लासिफाई की जा रही है। तो पहली प्रॉब्लम मैं लिख देता हूं यहां पे बेटा जी, क्लासिफाई on the basis of one or two morphological character। आप बिल्कुल इस बात को लिंक कर सकते हो कि सर अरिस्टोटल ने हाइट के व्यापी क्लासिफाई कर दिया, थियोप्रैक्टस ने भी हाइट के व्यापी क्लासिफाई किया, एंड लाइनस ने क्लासिफाई कर दिया सेक्स ऑर्गन के बिहार पे, मतलब एक ही कैरेक्टर को उन्होंने कंसीडर किया और उसके बिहार पे चीजों को क्लासिफाई कर देते। तो एक तो पहली तीनों में जो कॉमन बात थी ये थी बेटा जी। दूसरी बात बेटा जी यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर इक्वल वेटेज दिया गया। इक्वल वेटेज टू द वेजिटेटिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। मतलब अब ये क्या पॉइंट है कि सर हम अगर अरिस्टोटल के बारे में पढ़ें और अगर हम यहाँ पे उसकी बातें करें थियोप्रैक्टस की, तो उन्होंने क्लासिफाई किया था प्लांट को हाइट के बेस पर। हाइट एक वेजिटेटिव कैरेक्टर है, बट लाइनस ने क्लासिफाई किया था रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दैट इज उन्होंने स्टेमन के बेस पे क्लासिफाई किया था। याद कीजिए मैंने नाम लिखा वहां पे, उसका क्लासिफिकेशन भी क्या कहलाता है बेटा जी यहाँ पे? सेक्सुअल क्लासिफिकेशन। तो मतलब यहां पे मैंने इक्वल वेटेज दिया है, मतलब मैंने उसको भी इसी ग्रुप में रखा है जो वेजिटेटिव कैरेक्टर पे क्लासिफाई कर रहा है, मैंने उसको भी इसी ग्रुप में रखा है जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के बिहार पे क्लासिफाई कर रहा है। मैंने दोनों को बराबर की इंपॉर्टेंस देते हुए दोनों साइंटिस्टों को एक ही ग्रुप में रखा है वेटेज। मैंने यहाँ पे इक्वल वेटेज दी है वेजिटेटिव की एज वेल एज बेटा जी यहाँ पे रिप्रोडक्टिव की। आप एक पॉइंट समझ के देखिएगा, मैं आपको बार बार पढ़ाता हुआ आ रहा हूं। मैंने फैमिली वाले केस में भी आपको कहा था जब पीछे पढ़ा था हम लोगों ने उसमें कि वेजिटेटिव कैरेक्टर गेट इजीली चेंज विद द एनवायरनमेंट, बट रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर रिमेन मोर कंजर्व्ड। वो बहुत जल्दी से चेंज नहीं होते, वो इवोल्यूशन में ही चेंज होते। वैसे वो जल्दी से इन्वायरमेंट अगर बदल गया तो वो नहीं बदलेंगे मेरे भाई। यहाँ पे उनको बदलने में बहुत ही टाइम लगता है, वो बड़े कंजर्व्ड कैरेक्टर है यहाँ पे। जैसे आप एक बात कहते हो सर हम धूप में बाहर निकले तो हम काले पड़ गए, ये तो आपकी बॉडी का सोमेटिक सेल का कैरेक्टर था ना जो चेंज हो गया। तो मैं एक लाइन बोल रहा हूं, वेजिटेटिव कैरेक्टर गेट वेरी इजीली चेंज विद द चेंज इन द एनवायरनमेंट but not the reproductive character. But in the artificial system classification there is equal weightage to the vegetative as well as reproductive character and it become drawback। ये क्या है बेटा जी यहाँ पे? ड्रॉबैक है। क्यों ड्रॉबैक है? लोगों ने इस सिस्टम को एक्सेप्ट ही नहीं किया। क्यों नहीं किया यहाँ पे? कि भाई कैसा सिस्टम क्लासिफिकेशन है, एक तो एक और दो कैरेक्टर के यहाँ पे क्लासिफाई कर रहा है, ये पॉइंट भी गलत था यहाँ पे आपका। दूसरा बेटा जी यहाँ पे वो यहाँ पे इक्वल वेटेज दे रहा है, जबकि ज्यादा वेटेज किसको देना चाहिए यहाँ पे? आपका रिप्रोडक्टिव आर मोर इंपोर्टेंट देन द वेजिटेटिव। तो इस बिहार पे हमने इस सिस्टम को क्लासिफाई वाले को नहीं माना, हमने इसको कर दिया बेटा जी रिजेक्ट। अब रिजेक्ट हो गया तो कोई नया सिस्टम जो आया वो क्या था उसके बारे में बातें करते हैं। बेटा अब आ गया दूसरा,
natural system of classification. It is given by Bentham and Hooker. It is given by Bentham and Hooker. अब ये क्या था? It was based on natural affinity among the organism. It was based on the natural affinity among the organism कि organisms के बीच में कैसी नेचुरल सिमिलरिटी है या डिसिमिलरिटी है, उसके बिहाफ पे इसने चीजों को क्लासिफाई किया. पहला पॉइंट, क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एफिनिटीज. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट बेटा जी, गिव more importance or weightage to reproductive character. उसने ज्यादा इंपोर्टेंस किसको दी बेटा जी? यहाँ पे रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को दी उसने, यहाँ पे ना कि उसने वेजिटेटिव के बराबर उसने ज्यादा देखो कि भाई ये ज्यादा मोर कंजर्व्ड है तो हम इनको ज्यादा कंसिडर करेंगे. दूसरा बेटा जी, उसने कंसिडर किया बेटा जी, consider not only morphological or external character but also consider internal structure, that is anatomy, ultra structure of cell, embryology, फाइटोकेमिस्ट्री. समझिएगा पॉइंट को. अब जरा बातें करते हैं. ये जो सिस्टम था उसे देने वाला था बेंथम और हुकर. एक और बात कर ले बेटा जी, इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी. बुक का नाम था बेटा जी यहाँ पे आपका जेनरा प्लेंट्रम. तो बुक का नाम याद रखना है बेटा जी आपको. यहाँ पे इनकी बुक का नाम क्या था? यहाँ पे जेनरा प्लेंटम, जिसमें उन्होंने प्लांट को ही क्लासिफाई किया था. प्लांट को क्लासिफाई किया बट किस बिहाफ पे? ऑन द बेसिस ऑफ द नेचुरल एफिनिटी अमंग दी डिफरेंट प्लांट्स के बीच में क्या नेचुरल एफिनिटी है, मतलब क्या उनमें नेचुरल सिमिलरिटी है, उसके बिहाफ पे उन्होंने चीजों को क्लासिफाई किया. उन्होंने क्लासिफिकेशन में मोर वेटेज दिया रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को. उन्होंने जब चीजों को क्लासिफाई किया तो उन्होंने सिर्फ नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकल या एक्सटर्नल कैरेक्टर को ही देखा, उन्होंने और भी क्या देखा बेटा? उन्होंने देखा यहाँ पे व्हाट अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट, उसके अंदर से वो प्लांट कैसा दिखता है, उन्होंने इसको भी देखा. उन्होंने साथ में क्या देखा बेटा जी? यहाँ पे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कि सेल का स्ट्रक्चर भी कैसा कैसा है, उसने उनको भी देखा बेटा जी. यहाँ पे उसने ये भी देखा कि उनका एम्ब्रियो जब बनता है तो कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनते हैं ड्यूरिंग द एम्ब्रियोलॉजी, जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो कैसे डेवलप होता है एम्ब्रियो, यहाँ पे उसने उसको भी स्टडी किया. इवन सेल में कैसे डिफरेंट टाइप के केमिकल्स हैं, सेल में कैसे डिफरेंट टाइप के बायोमोलिक्यूल्स है, उसने उनको भी स्टडी किया ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन. उसने यहाँ पे फाइटो बोले तो बेटा जी प्लांट और केमिस्ट्री बोले तो बेटा जी केमिकल्स, उसने यहाँ पे सेल्स के अंदर बैठे प्लांट्स में बैठे जो डिफरेंट टाइप के केमिकल्स है उसने उनको भी कंसिडर किया ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन. तो देखिएगा कितना बेस्ट क्लासिफिकेशन बन के तैयार हो गया. दोबारा वर्ड को समझना. उन्होंने क्लासिफाई करते टाइम जो पिछले सिस्टम में प्रॉब्लम थी, इसकी क्या प्रॉब्लम थी बेटा? उन्होंने एक या दो कैरेक्टर के व्यापी क्लासिफाई करते, पर इसने क्या कहा? मैं भाई एक या दो नहीं, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स की बात करूंगा. वो बाहर से कैसा दिखता है, अंदर से कैसा है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है, इवन प्लांट में कैसे कैसे केमिकल्स है, मैं हर कैरेक्टर को यहाँ पे कंसीडर करूंगा. तो मैं वो वाली गलतियां नहीं करूंगा. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, उसने यहाँ पे इक्वल वेटेज दिया था बेटा जी वेजिटेटिव को और रिप्रोडक्टिव को. इसने कहा नहीं, मैं यहाँ पे मोर वेटेज दूंगा. किसको बेटा जी? रिप्रोडक्टिव को कैरेक्टर को मोर इंपोर्टेंस दूंगा. तो मैं कहूंगा इट बिकम बेस्ट क्लासिफिकेशन. ठीक बात है. अगले पॉइंट को समझना. आपको अगर याद हो, मैंने जब आपको हर्बेरियम पढ़ाया था, जब एक लाइन बोली थी, आज भी हर्बेरियम के अंदर जब हम हर्बेरियम सीड को स्टोर करते हैं
तो हम उनको क्लासिफाई करते हैं, उनको प्लेस करते हैं अकॉर्डिंग टू द बेंथम होकर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को आज भी बेटा जी हर्बेरियम में यूज किया जाता है। आज भी बोटनिकल गार्डन में जब हम प्लांट को प्लेस करते हैं, उनका ग्रुपिज्म करते हैं, वहां पे जब क्लासिफाई करते हैं, तो आज भी बेटा जब इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग चीजों को क्लासिफाई करते हैं। याद रखें इस बात को बेटा जी, बोटनिकल गार्डन एंड हर्बेरियम आज भी अगर फॉलो करते हैं तो किसको फॉलो करते हैं बेटा जी, इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं। इस सिस्टम के बारे में बताया किस बुक में, कहते हैं जेनरा प्लेंटम के बारे में। अब पॉइंट आता है उन्होंने कैसे क्लासिफाई किया था उसके बारे में कुछ बताती है। आपको मन कर रहा होगा सर वो बताओ कि कैसे उन्होंने चीजों को क्लासिफाई किया, अब वो जानते हैं। जरा चलिएगा बेटा जी, उन्होंने क्या क्लासिफाई किया था, कैसे क्लासिफाई किया था, अब वो बात जानते हैं। यहाँ पे उन्होंने बेटा जी क्लासिफाई किया था प्लांट को। देखिएगा सबसे पहले उन्होंने कहा किंगडम का नाम है प्लांटी, ये है किंगडम। उन्होंने इस किंगडम में सारे प्लांट को, उसने एल्गी को, ब्रायोफाइटा को, टाइडोफाइटा को नहीं क्लासिफाई किया, उसने सिर्फ और सिर्फ क्लासिफाई किया था एक ही ग्रुप को, और उस ग्रुप का नाम था बेटा जी यहां पे स्पर्मेटोफाइटा। आई होप आपको वर्ड याद होगा। स्पर्मा वर्ड का मतलब होता है सीड और फाइटा वर्ड का मतलब होता है प्लांट, दैट इज सीड बियरिंग प्लांट। उसने सिर्फ इनको क्लासिफाई किया था। पॉइंट याद रखना ये बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं। बेंथम एंड हुकर क्लासिफाई ओनली स्पर्मेटोफाइटा, दैट इज सीड बियरिंग प्लांट को क्लासिफाई किया था उन्होंने। तो उसने कहा ये प्लांट ही किंगडम है और इससे बिलोंग करता है डिवीजन, और इस डिवीजन का नाम क्या है यहाँ पे, स्पर्मेटोफाइटा। इस डिवीजन से बिलोंग करती है 3 क्लास। उसने कहा इससे बिलोंग करती हैं 3 क्लास। क्या है वो क्लास? उसने पहली क्लास का नाम रखा बेटा जी यहाँ पे डाइकोटिलेडोनी। उन्होंने दूसरी क्लास का नाम रखा बेटा जी यहाँ पे जिम्नोस्पर्मी। उन्होंने थर्ड क्लास का नाम रखा बेटा यहाँ पे आपका मोनोकोटिलेडोनी। उन्होंने 3 क्लास का नाम रखा बेटा जी। उसने कहा ये प्लांट और उस प्लांट से बिलोंग करते हैं डिवीजन, उसने डिवीजन का नाम रखा स्पर्मेटोफाइटा। तो ये है आपके लिए क्वेश्चन। उन्होंने किसको क्लासिफाई किया? उन्होंने स्पर्मेटोफाइटा को क्लासिफाई किया। स्पर्मेटोफाइटा से कितनी क्लास बिलोंग करती है? 3 क्लास बिलोंग करती है। उसने इन 3 क्लास का नाम रख दिया बेटा जी। उसने फिर आगे कहा इस क्लास से बिलोंग करती हैं 164 फैमिली। उसने कहा इस क्लास से बिलोंग करती हैं 3 फैमिली। उसने कहा इस क्लास से बिलोंग करती हैं 34 फैमिली। नाउ इट बिकम अगेन ए क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है कि उन्होंने टोटल स्पर्मेटोफाइटा को कितनी फैमिली में डिवाइड किया था। तो मैं कहूंगा टोटल उन्होंने इसको डिवाइड किया था 202 फैमिली। गिन सकते हो 164, 3 एंड 34। उन्होंने टोटल क्लासिफाई किया था बेटा जी यहाँ पे उनको, सॉरी 165। उन्होंने टोटल क्लासिफाई किया था बेटा जी यहाँ पे उसको 202 फैमिली में, और ये फैमिलीज के नंबर थे बेटा जी। उन्होंने प्लांट में स्पर्मेटोफाइटा को डिवाइड कर दिया 3 क्लास में और 202 फैमिली में। याद रखना उसने बाकी और किसी प्लांट की बात नहीं की, सिर्फ किसकी बात करते हैं? स्पर्मेटोफाइटा की बात करते हैं। उसने इनको क्लासिफाई करने के लिए सब कुछ कंसिडर किया था, बट इंसान है, गलती हो जाती है। इससे भी गलती हो गई थी। मैं बता रहा हूं दोबारा से बेटा जी, आज भी हम इसको फॉलो करते हैं क्योंकि पहली बार नेचुरल एफिनिटी के बिहाफ पे प्लांट्स को अगर किसी ने क्लासिफाई किया, नेचुरल एफिनिटी मतलब उनकी नेचुरल सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बिहाफ पे, उनके नॉट ओनली एक्सटर्नल कैरेक्टर के बिहाफ पे बेटा जी, इंटरनल सेल का स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी, इवन फाइटोकेमिस्ट्री, इस तरह की चीजों को कंसीडर करते हुए पहली बार इतना अच्छा अगर किसी ने क्लासिफिकेशन किया तो किसने किया? यहाँ पे बेंथम और हुकर ने किया। और हमने आज भी उनका सम्मान करते हैं, और आज भी हम अपने हर्बेरियम में और बोटनिकल गार्डन में आज भी बेटा जब उन्हीं के सिस्टम को फॉलो करते हैं। बट इन्होंने एक गड़बड़ कर दी थी। वो क्या गड़बड़ की थी बेटा जी? दे डू नॉट कंसिडर फाइलोजेनी। उन्होंने फाइलोजेनी को नहीं स्टडी किया था।
अब ये फाइलोजेनी में आपको पढ़ा चुका हूं बेटा जी यहाँ पे, इट इज द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म। क्या है बेटा जी? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशन में उनके बीच में क्या रिलेशन है, उसने उनको नहीं पढ़ा, उसने बाकी हर चीज को पढ़ा, बट वो एक चीज पढ़ना भूल गए। क्या बेटा जी? उन्होंने इस चीज की नॉलेज नहीं लगाई, और उन्होंने गलती क्या कर दी, उन्होंने जिम्नोस्पर्म को प्लेस कर दिया इन बिटवीन डाइकोट एंड मोनोकोट। उन्होंने क्या कर दिया, एक जो सीरीज बनाई, सीरीज में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा सबसे पहले आए डाइकोट, डाइकोट के बाद जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म के बाद उन्होंने प्लेस कर दिया किसको बेटा जी? मोनोकोट को। उन्होंने ऐसा सीक्वेंस बनाई, जबकि ये सीक्वेंस गलत है बेटा। फाइलोजेनी के अकॉर्डिंग जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या है बेटा जी? जिम्नोस्पर्म, डाइकोट एंड मोनोकोट, ये करेक्ट सीक्वेंस है अकॉर्डिंग टू द फाइलोजेनी। ये सीक्वेंस सही है, जबकि उन्होंने सीक्वेंस क्या बना, उन्होंने जिम्नोस्पर्म इन बिटवीन द डाइकोट एंड मोनोकोट रख दिया, ये उनसे गड़बड़ हुई थी। बाकी ये क्लासिफिकेशन बेस्ट था बेटा जी, सब कुछ बढ़िया था उसका, उसने सब कुछ अच्छा काम किया था, बट गलती हो जाती इंसान, और इंसान से गलती हो गई, उन्होंने इस चीज के नॉलेज नहीं लगी, उन्होंने इस चीज की बात नहीं की, और उन्होंने ये अरेंजमेंट कर दिया जो होना ये चाहिए था। अब इसके बिहार पे क्वेश्चन को देखिएगा जो बन सकता है आपके पेपर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिसेंट प्लांट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिसेंटली इवोल्व्ड प्लांट, इवोल्यूशन में सबसे मोस्ट इवोल्व्ड प्लांट कौन है? तो आंसर होना चाहिए मोनोकोट। मोनोकोट इज द मोस्ट इवोल्व्ड प्लांट। अगर प्लांट में देखोगे सबसे ज्यादा सबसे लेटेस्ट जो इवोल्व हुआ है, जो सबसे लास्ट में आके इवोल्व हुआ है, मोस्ट सबसे लास्ट में आके इवोल्व, रिसेंटली इवोल्व अगर कोई है तो कौन है बच्चा? यहाँ पे मोनोकोट, रिसेंटली इवोल्व। जबकि सबसे पहले इवोल्व कौन हुआ है? जिम्नोस्पर्म। मतलब आपसे कहा जाए, क्वेश्चन को सुनिएगा कि प्लांट में स्पर्मेटोफाइटा में पहले इवोल्व कौन हुआ, तो पहले कौन हुआ बेटा? जिम्नोस्पर्म। फिर कौन इवोल्व हुआ? डाइकोट। और फिर कौन इवोल्व हुआ? मोनोकोट। तो मोस्ट रिसेंट जो इवोल्व हुआ कौन है बेटा? यहाँ पे मोनोकोट है, याद रखोगे। तो अगर आपसे कहा जाए कि इससे क्या गलती हुई, तो गलती क्या हुई? ही डू नॉट कंसिडर द फाइलोजेनी एंड ही प्लेस जिम्नोस्पर्म इन बिटवीन द डाइकोट एंड मोनोकोट। बट अकॉर्डिंग टू द फाइलोजेनी, हम इवोल्यूशन को अगर पढ़ के देखें तो जिम्नोस्पर्म के बाद आता है डाइकोट, नाखून दोनों के बीच में आता है। ठीक है, गलती होगी कोई नहीं, बट वैसे ये बेस्ट था। आज भी हम इसी को ही फॉलो करते हैं, याद रखना है बेटा इस बात को। हम आज भी इसी को, क्योंकि सबसे पहले इतने बेस्ट तरीके से प्लांट को किसने क्लासिफाई किया, तो वो किया बेंथम और हुकर। तो हम इनका सम्मान करते हैं और हम इसमें प्लेस करते हैं। अब आकर तीसरा सिस्टम बेटा, उसका नाम है बेटा जी फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ये क्या है, ये क्या है, तो इसके बारे में बात करते हैं बेटा जी। ये क्या है? इसने बेंथम हुकर का सम्मान किया और उसी सिस्टम को फॉलो किया, बस इसने साथ में क्या किया बेटा जी? यहाँ पे ऐड कर दिया फाइलोजेनी को। मतलब जो भी नेचुरल एफिनिटी थी जो यूज की थी बेटा जी यहाँ पे, बाय द बेंथम हुकर, उसी के साथ उसने ऐड कर दिया किसको बेटा जी? यहाँ पे फाइलोजेनी। और वो जो सीक्वेंस उल्टा था, उस सीक्वेंस को उसने क्या कर दिया? यहाँ पे करेक्ट कर दिया। तो उसके साथ इसने क्लासिफाई कर दिया प्लांट्स को बेटा जी। और इसने यहाँ पे सिर्फ स्पर्मेटोफाइटा को क्लासिफाई नहीं किया, इसने यहाँ पे पूरे के पूरे प्लांट को क्लासिफाई कर दिया। इसने एल्गी वेल्गी सबको क्लासिफाई किया यहाँ पे। अब ये देने वाले कौन लोग थे बेटा जी? यहाँ पे एंगलर एंड प्रेंटल। देने वाले कौन थे बेटा जी? यहाँ पे एंगलर एंड प्रेंटल। इनकी बुक आई थी बेटा जी द नेचुरल प्लांट फैमिलीज, ये इनकी बुक का नाम था बेटा जी। उस बुक में इन्होंने दोनों ने बेटा जी फाइलोजेनेटिक सिस्टम को रख दिया, जिसमें उन्होंने
बेंथम हुकर को फॉलो करते हुए बेटा जी साथ में ऐड ऑन कर दिया किसको बेटा जी, हमें फाइलोजेनी को, और ये बन गया उससे भी ज्यादा एडवांस बेटा। बट बता दूं मैं बेटा जी यहाँ पे हम आज भी जिस सिस्टम को फॉलो करते हो किसको करते हैं बेटा जी, यहाँ पे नेचुरल को करते हैं, क्योंकि पहली बार सबसे अच्छा देने वाला कौन था, बेंथम और हुकर था बेटा जी। इट ऑल अबाउट द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें 3 सिस्टम आपने पढ़ा दी बेटा जी मैंने यहाँ पे, आर्टिफिशियल और नेचुरल। मेनली आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे इन 2 पे, इसके बाद बड़े रेयरली कोई क्वेश्चन दिखाई देगा यहाँ पे, बट आ जाए तब टैकल कर लेना बेटा जी। मेनली इस पे क्वेश्चन बनेंगे, उसको आपको टैकल करना अच्छे से बेटा जी, इंपॉर्टेंट हमारे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा जी ये वाला सिस्टम। आज भी हमारी हर्बेरियम और हमारा बेटा जी यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अब मैं 2 छोटे छोटे वर्ड और समझाता हूँ आपको यहाँ पे, उन 2 वर्ड्स को सुनना। सिस्टम बेटा जी खत्म हो गया क्लासिफिकेशन का। वर्ड क्या है, कई बार पेपर में आ जाते हैं। व्हाट डू मीन बाय कीमोटैक्सोनॉमी, कई बार वर्ड आ जाता है बेटा जी, व्हाट डू मीन बाय साइटोटैक्सोनॉमी। तो वर्ड को समझो, if we consider chemical constraint of a plant, if we consider chemical constraint of plant during the classification or solving the taxonomical problem, अगर कोई taxonomical problem हम क्लासिफाई नहीं कर पा रहे चीजों को और हम वहां पे केमिकल कंस्ट्रेंट ऑफ द प्लांट का अगर हम कंसिडर करेंगे, तो मैं कहूंगा ऐसा जो क्लासिफिकेशन होगा वो बन जाएगा कीमोटैक्सोनॉमी। मैंने कहा इफ वी कंसिडर द केमिकल कंस्ट्रेंट of the plant during the plant classification or during the solving the taxonomical problem in the plant, उनको सोल्व करने के लिए अगर हम इसका यूज करें तो वो टेक्सोनॉमी क्या बन जाएगी बेटा जी यहाँ पे, कीमोटैक्सोनॉमी। वैसे वर्ड आता है व्हाट डू मीन बाय साइटोटैक्सोनॉमी, तो मैं कहूंगा इफ वी यूज द साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इफ वी यूज साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम बिहेवियर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन, अगर हम किसी चीज को क्लासिफाई करने के लिए हम साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन यूज करें, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर, लाइक क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड क्रोमोसोम बिहेवियर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, अगर हम इन सब चीजों को कंसीडर कर दें ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन और ड्यूरिंग सॉल्विंग द साइटोलॉजिकल, या मैं कहूंगा ड्यूरिंग द सॉल्विंग द टेक्सोनॉमिकल प्रॉब्लम, तो मैं कहूंगा ये कंडीशन कहलाएगी बेटा जी आपके यहाँ पे साइटोटैक्सोनॉमी। ये 2 छोटे छोटे वर्ड अपने नोटबुक में आप लिख लेना, बड़े इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, तो ये 2 वर्ड मैंने आपको समझा दिए। इसी के साथ बेटा जी हमारा सारा सिलेबस पहले टेस्ट के लिए खत्म होता है। नाउ अब आप लोग तैयारी कीजिएगा अच्छे से। अब आपका अगला ग्रुप जो हम शुरू करने वाले हैं बेटा वो होगा आपका मोनेरा किंगडम। इट्स ऑल अबाउट टैक्सोनॉमी। आप प्रोटिस्टा पूरा पढ़ चुके हो, टैक्सोनॉमी पूरी खत्म हो चुकी है, उसके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने पूरे खत्म कर दिए। नाउ यू आर गेट रेडी, अपने प्रिपेयर कीजिएगा अच्छे से, मेरी साइड से सिलेबस पूरा होता है। आप इनको देखिएगा वीडियो को, कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।